राफेल के आने से बस थोड़ा सा इंतजार। दुबई से रवाना हो चुके हैं पांचों राफेल। अंबाला में होनी है लैंडिंग। लोगों में है उत्साह का माहौल। राफेल की लैंडिंग से पहले किले में तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस। धारा 144 लागू। प्रशासन ने कराई घरों की छतों पर ना चढ़ने की मुनादी। जमीन से आसमान तक पहरेदारी। राफेल देखने के लिए बेचैन है अंबाला के लोग। जगह जगह स्वागत की तैयारी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से हवन का आयोजन। बिज बोले कोरोना न होता तो शहर में होता भव्य स्वागत। हरियाणा के 6 जिलों में बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम से जुड़े। देश में 15 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 9,88,000 से ज्यादा हुए संक्रमित मरीज स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में फिर मिले करीब 50,000 मामले। यमुनानगर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत। आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत स्थिर। तो अंबाला तैयार है। राफेल का इंतजार है। बड़ी खबर आपको बताएं कि 1 घंटे बाद अंबाला में लैंडिंग होगी राफेल की। दोपहर 2 बजे के बाद अंबाला पहुंचेंगे ये पांचों राफेल विमान। वायुसेना प्रमुख करेंगे राफेल विमानों का स्वागत। इस दौरान एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद रहेंगे। अंबाला वासियों में राफेल को लेकर उत्साह है, तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया इस दौरान इसको रिसीव करेंगे। साथ ही साथ BS धनोआ की भी मौजूदगी रहेगी। अंबाला वासियों में राफेल को लेकर उत्साह है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने घरों में ही रहना होगा। इंतज़ार कीजिए दीदार का, लेकिन आपको यहाँ पर ये जानकारी दें कि जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसके तहत आप अपने घरों की छत पर नहीं जा सकते हैं, खासतौर पर वो तमाम इलाकों में जो कि यहाँ पर एयरबेस से सटे हुए हैं। इसके अलावा नो फोटोग्राफी भी वहाँ पर बात कही गई है। साथ ही साथ वहाँ पर नो ड्रोन एरिया जोन भी बनाया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है कि वो उत्साह के वश अपने घरों की छत पर चढ़ जाए, क्योंकि कुछ सिक्रेसी है जिसे हमें मेंटेन करना होगा। और ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि जब आधिकारिक तौर पर इसे शामिल किया जाता है, इंडक्शन होता है। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि 1 घंटे बाद देश का गौरव ये राफेल, बाहुबली राफेल भारत की सरजमी पर उतरेगा। और इसका इंतज़ार हर कोई करता हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम ये महा कवरेज में आपको दिखा रहे हैं कि कितनी क्षमता है इस राफेल विमान की, और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से भारत की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़े, ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त में भी जब देखिए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है, जब पाकिस्तान और चीन लगातार हिमाकत कर रहा है, तो उनको ये सिखाने के लिए, उनको ये बताने के लिए हमारा ये जो राफेल है वही काफ़ी है। तो आपको ये बताएं कि बस 1 घंटे का इंतज़ार, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राफेल जो है वो विमान भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाते हुए, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि दीदार का आपको इंतजार करना होगा, जो तय प्रोटोकॉल से उसकी पालना हम सभी को करनी होगी। इस बीच मेरे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है। कर्नल संथल राघव भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल संथपाल आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। माफ कीजिएगा, कर्नल संथपाल राघव हमारे साथ बने हुए। कर्नल संथपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। और इसके अलावा न्यूज़ रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी मौजूद है। अतुल जी, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल संथपाल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी
आप किस तरीके से देख रहे हैं इससे भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरीके से बढ़ती हुई इन 5 लड़ाकू विमान के शामिल होने से पहले इसे बेड़े में आने के बाद? जी, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एक अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत व भारतीय वायुसेना का गर्व और गौरव है। ये ट्विन इंजन, ओमनी रोल, मल्टी रोल, ऑल वेदर एयरक्राफ्ट और 4.5 जनरेशन का सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम रडार, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज से ये ऑपरेट होता है और इसके अंदर विजुअल सेंसर लगे हुए हैं। और जो एक एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जब हम उसको मापदंड पे देखते हैं तो 3 चीजों पे देखते हैं। सबसे पहले इंजन, दूसरा एवियोनिक्स और तीसरा वेपनरी सिस्टम। अगर हम इसकी तुलना करें हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों से तो ये सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट है। और इसके अंदर जो मिसाइल लगी हुई हैं, स्कैल्प, मिटियोर, मिका और हैमर, और इन मिसाइलों की जो विशेषता है वो बड़ी अचूक, अभेद है। फायर एंड फॉगेट, स्टॉर्म एंड शैडो और डेप्थ रेंज में जाके इनको नुकसान पहुंचाती हैं दुश्मन के लॉजिस्टिक बेस और मेजर इंस्टॉलेशंस जो डेप्थ एरियाज में हैं। ये एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस, एयर फ्लेक्सिबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी की क्षमता रखता है। और इसके अंदर फोर्स मल्टीप्लायर है भारतीय वायुसेना का। और में सबसे अहम जो बात है, भारतीय वायुसेना की ये शक्ति है डॉग फाइट के लिए, और उसके अलावा ये नेवल एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और थल सेना के लिए, जो वायुसेना सपोर्ट करती है ऑपरेशन को, ये बड़ा इफेक्टिव प्रचंड प्रहार के द्वारा हाई एल्टीट्यूड के अंदर ये वहां पे इतनी मार क्षमता रखता है कि जो दुश्मन के बंकर और जो हैवी, वहां तक ये लेजर गाइडेड बम से उनको ध्वस्त करता है। तो मैं, यह एक कटिंग एज है जी। साउथ एशिया के अंदर ये बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फाइटर एयरक्राफ्ट है। जी बिल्कुल, और आपके शब्दों में जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से ये विरोधियों को पस्त कर सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल न्यूज़ रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी मौजूद है। अतुल जी, एक ऐसे वक्त में जब चीन और पाकिस्तान लगातार सरहद पर हिमाकत कर रहा है और ऐसे में उनको सबक सिखाने के लिए ये जो 5 लड़ाकू विमान हैं वो मादा रखते हैं भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाते हुए, ताकत को बढ़ाते हुए। जी हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक बात है प्रिया, जैसा कर्नल साहब ने हमें बताया कि क्या इसकी खूबियां हैं और इसका इस्तेमाल जब होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां बने या ना भी परिस्थितियां वैसी बने, तो एक रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर इसका क्या महत्वता इसकी होती है और इसका कितना दबाव पड़ेगा अन्य देशों पर, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज एक चर्चा लगातार चल रही है। हमारे साथ इसके पहले भी सतीश शर्मा जी, विंग कमांडर रिटायर्ड, जब जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि अभिनंदन के वक्त में अगर रफाल हमारे पास होता तो सोचिए कि तस्वीर क्या होती। यानी हमारे देश में अभिनंदनों की कमी नहीं है, लाखों और करोड़ों अभिनंदन है, लेकिन तकनीकी तौर पर दिक्कतें थीं और वो एक राजनीतिक मसला था, राजनीतिक पहलू था। रफाल की डील को भी आप लेकर देखिए कि कितने लंबे समय से चल रही थी और
उसके बाद जब ये डील वाकई मूल रूप लेती है तो उसके बावजूद अंदर देश के अंदर किस तरीके की चर्चाएं लगातार रहीं और किस तरीके से उस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया, मामला कहां से कहां तक पहुंचा, हमें आज दिवंगत मनोहर पर्रिकर साहब को जरूर याद करना चाहिए। वो तस्वीर हमारे जहन में रहनी चाहिए। सरकार ने वो किया और उस वक्त के रक्षा मंत्री ने जो अपनी तरफ से कोशिश की थी, उन तमाम चीजों का नतीजा है कि आज राफेल भारत की जमीन पर थोड़ी देर के बाद उतरने वाला है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि राफेल के आने के बाद वो दक्षिण एशिया की बात कर लें, वहाँ पर उसके साथ साथ पाकिस्तान से जिस तरीके से लगातार हमारी जो संबंध है वो बिगड़ते रहे हैं, या फिर पाकिस्तान बार बार इन तमाम चीज़ों के हरकतों को अंजाम देता रहा है और चीन उसको पीछे से, या आप कहें अब तो प्रत्यक्ष तौर पर सीधे तौर पर सरपरस्ती देने लगा है या फिर उसके साथ खड़ा हो गया है, तो वहाँ उसका मनोबल भी बढ़ता है। हमारे सैनिकों का मनोबल कभी कम नहीं था, लेकिन तकनीकी तौर पर कुछ दिक्कतें ज़रूर थीं और उसका खामियाजा हमने भुगता है, या कई बार ये चीज़ें चर्चा में आई हैं। वो करगिल युद्ध की हम बात कर लें या फिर उसके बाद भी। और देखिए आज जब ये फाइटर जेट हमारे साथ शामिल हो रहा है हमारी सेना में और भारत की ज़मीन पर अंबाला एयरबेस पर ये थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, वहाँ से एक तकनीकी तौर पर जो मनोबल बढ़ता है वो बहुत अहम हो जाता है। मैं चाहूंगा कि कर्नल साहब जरूर इस बात को बताएं। कर्नल साहब देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि गोपनीय रहनी चाहिए और एक टीवी चैनल के हिसाब से भी मैं इस बात को जरूर फोकस करूंगा कि हम उस गोपनीयता पर कोई चर्चा नहीं करें, क्योंकि वो सेना का मसला होता है और देश का मसला होता है। मैं उस पर कोई सवाल भी नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी चेंजेस इस राफेल में जो अपने आप में बड़ा सक्षम था लेकिन भारत के लिहाज से किया गया, वो सब भी जरा आप समझा सकते हैं तो बेहतर समझाएं। और एक चीज होती है कि रक्षा मंत्री जाते हैं फ्रांस, वहाँ पर वो पहिए के नीचे नींबू रखते हैं, या फिर उसके बाद जो हमारी शस्त्र पूजन की हिंदू संस्कृति है उस परंपरा का वो निर्वहन करते हैं, वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ अंबाला एयरबेस पर आने के बाद राफेल को वाटर सैल्यूट दिया जा रहा, ये सेना के लिहाज से किस तरीके का तकनीकी तौर पर इसका जिक्र होता है, या फिर ये कितना ज़रूरी है और ये क्यों हो रहा? जी, अगर आप देखें कि 1997 के बाद जी ये नया इंडक्शन, नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन 22 साल के बाद हुआ है। आपने हाल में देखा जो बालाकोट के अंदर जी हमारे पास मिक्स सीरीज थी और हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के पास F-16 था जी, लेकिन हमारे पायलट्स जिन्होंने अदम्य साहस और प्रोफेशनलिज्म से F-16 को गिराया। जी डेफिनेटली अगर आपके पास इक्विपमेंट अच्छा है और आपके चलाने वाले जो है वो सक्षम है, तो एक बहुत बड़ा बैटल विनिंग फैक्टर है, जिससे वायुसेना को बहुत बड़ा शक्ति है और देश की शक्ति है और रीजन की भी शक्ति है जी। तो ये एक खुशी है और पूरे देश को भी मालूम है बालाकोट में जो इक्विपमेंट हमारे पास था, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन पे, तो आज देश में ये माहौल बन रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह से कि हर लोग खुशियां और हर्ष मना रहे हैं कि हमारे देश की अदम्य शक्ति, वायु शक्ति जो बढ़ रही है। मैं और इसकी विशेषता बताऊं जी, ये कोल्ड स्टार्ट इंजन है इसका और लेजर माउंटेड इसके जो गाइडेड बम्स हैं बड़ा एक्यूरेट, जिसे अचूक निशाने पे इस प्रहार करता है और हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैं यहाँ पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर हम बात करें चाइना की, जो तिब्बत में उनके बेसिस हैं, उनके एयरक्राफ्ट पेलोड नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट काफी पेलोड उठा लेते हैं। और ये राफेल जो है 9500 केजीज, इसको जो है ये बम्स को ले जा सकता है और कैरी कर सकता है और ये कटिंग एज रखता है।
और यहां जी। जहां इसकी तैनाती होगी, अंबाला से ये पूर्वी लद्दाख और एलओसी को कवर करेगा, और ईस्ट के अंदर वेस्ट बंगाल, हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन बेस पर भी वहां पे इनकी तैनाती होगी। जी जो वहां पे पूर्वी क्षेत्र है दुश्मन का, वो वहां से डोमिनेंस करेंगे और इफेक्टिव बीफिटिंग रिप्लाई देंगे। जी तो ये बहुत ही एक हमारी वायुसेना की शक्ति है, और साउथ एशिया के अंदर हमारा एक कटिंग एज है। कर्नल साहब, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और उस पर लगातार चर्चा भी हो रही है कि अंबाला एयरबेस को क्यों चुना गया है। बंगाल में आशिमपुरा में अगर ये एयरबेस पर तैनात किया जाएगा तो उसका सामरिक महत्व क्या होगा, और जैसा आपने बताया कि ये विमान और इस विमान में जो मूलभूत बदलाव भारत के लिहाज से किए गए हैं तो वो कितने आवश्यक थे और उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अलग तरीके की हैं, और इंजन का आपने जिक्र किया कि कैसे इसमें कोल्ड इंजन है तो उसकी क्या ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जो इंजीनियर्स होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने ये डिमांड रखी होगी और दशा ने उसमें वो परिवर्तन किया। अब यहाँ पर मैं चूंकि हरियाणा के लिहाज से इस पर जरूर चर्चा करना चाहूँगा। तो एयरबेस अंबाला का है, और इसकी तैनाती और उसकी अपने आप में सामरिक तौर पर बहुत महत्वता है, और इसी जगह को, इसी एयरबेस को किया गया, वहां से सीधा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिहाज से अगर आप देखें तो कितनी जद में रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और इस राफेल विमान के आने के बाद, फाइटर जेट के आने के बाद, उसमें जो अलग अलग मिसाइलें हैं, जो इसकी क्षमता बमों को ले जाने की जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो सारी चीजें अगर हम कम शब्दों में समेट कर देखें, चीन को इसका कितना मैसेज जाएगा, क्योंकि ये बात भी अपने आप स्वीकार्य है कि चीन के पास भी सक्षमता है। पाकिस्तान का अलग मसला, लेकिन चीन का अलग मसला। तो ये एयरबेस चुना जाना और यहाँ पर राफेल की प्रारंभिक तैनाती, इसका कितना बड़ा संदेश और किस तरीके का संदेश, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को बहुत हल्के में ही ले लेगा, या फिर उसको लगेगा कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया। ये अपने आप को मेंटेन करने की वो कोशिश भी कर रहा है। जी, अगर आप हाल में देखें, स्कार्डू एयरबेस में जो चाइना चाहेगा वहां से ऑपरेट करने के लिए अपने विमानों में, वो उन्होंने अभी मॉडिफिकेशन किया है, और पाकिस्तान एयर चीफ स्कार्डू एयरबेस गए और वहां पे जो फाइटर जेट है उनमें, क्योंकि स्कार्डू एयरबेस जो है वहां पे छोटा रनवे है, तो उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं और वहीं पे बेस बनाया है, और जो फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी है उनको भी उन्होंने मॉडिफाई किया है। तो सर्टेनली हमारे जो कटिंग एज है राफेल की, हमारी भौगोलिक लोकेशन की वजह से हमारा एक कटिंग एज है। हम लोग इफेक्टिवली दोनों एरिया को कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं J-20 की, J-20 में वो जो मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं है जो राफेल के अंदर है। और मैं आपको बताऊं, ये एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, इराक में इसको बैटल जोन में इसका इस्तेमाल हुआ है और बड़े ही इफेक्टिव रिजल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पड़ोसी देशों के पास है, आपको बालाकोट के टाइम पे F-16 का देखा, और जो J-20 है ये अभी तक वॉर के अंदर इसको अभी टेस्टेड नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदर्शन है भारत का साउथ एशिया के अंदर, और एक पड़ोसी देशों को बहुत ही कड़ा संदेश है हमारी वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन और देश की ताकत और सैन्य शक्ति का एक सैन्य कर्नल प्रदर्शन। संतपाल, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया पाकिस्तान और चीन का, आपने F-16 और
G20 का भी जिक्र किया, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी डिबेट चल रहा है। हालांकि आपने बताया कि किस तरीके से राफेल और G20 में किस तरीके से वहाँ पर कंपैरिजन भी आपने किया। मैं चाहूँगी कि विस्तृत रूप से भी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। हालांकि F-16 का हमने देखा कि वो मिग के आगे भी नहीं ठहरा, लेकिन जब G20 की बात होती है तो उसके कंपैरिजन में ये राफेल कितना अलग? J20 और हम राफेल की तुलना करें तो ये सर्वश्रेष्ठ वेपन है, बिकॉज ये आप जो पायलट है उसके हेलमेट पे रडार और सेंसर को इसकी पकड़ आ जाती है, और इसका स्टेल्थ जो है J20 से ज़्यादा है। दुश्मन के रडार इसको कैच नहीं कर पाते हैं, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर डिलीवरी डालता है। और जो भी मिसाइल हैं, गाइडेड लेजर बम है, ये बड़ा इफेक्टिव है। और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है जो कम समय में इफेक्टिव मैन्यूवर करता है, वो J20 में नहीं है। हालांकि J20 5th जनरेशन है, पर उसकी जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बनाया है वो इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि राफेल के अंदर है। राफेल 4.5 जनरेशन है, पर जो टेक्नोलॉजी है इसकी वो बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। ट्विन इंजन है, और हमारा जो कॉम्बैट रेडियस है ये जो कवर करता है 3700 किलोमीटर, और जो हमारे पड़ोसी देशों के डेप्थ टारगेट हैं उनको इजीली वहां जाके मार्क करके और वापस लौट आता है। ये इसकी बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण शक्ति आपने है। जिक्र किया कि जो कॉम्बैट रेडियस है उसमें भी ये कैसे फिट बैठता है, और जो चाइना का J20 है उससे भी, भले वो 5th जनरेशन का विमान है, फाइटर जेट है, लेकिन उसके बावजूद राफेल उससे ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण हो। इस बीच में अपने दर्शकों को हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, और कर्नल साहब आपकी भी जानकारी के लिए, कि भारतीय एयर स्पेस में राफेल दाखिल हो चुका है। 2:10 का समय होगा जब एयर बेस पर पहुंच जाएगा अंबाला, लेकिन भारतीय एयर स्पेस जो है उसमें राफेल दाखिल हो चुके हैं, ये बड़ी जानकारी भी है। यहां पर कर्नल साहब एक चीज जरूर मैं समझना चाहूंगा, आपने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जो अमेरिका की तरफ से एक सौगात दी गई थी जिसका वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, उसको सहेज के भी नहीं रख पाया, और मिग से हमारे अभिनंदन ने उसको तराशाई कर दिया, जिसको छिपाता आज भी फिर रहा है। लेकिन चाइना के J20 से भी भारी है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सेनाओं के मनोबल को लेकर बार बार जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, और कई तरह के रक्षा सौदे और भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, या उन पर वार्ता हो रही है या कुछ हो चुके हैं जिसकी डिलीवरी अब होने वाली है। उस बीच में अगर हम देखें, जिस स्क्वाड्रन को इसको सौंपा जाना है उसकी कितनी मजबूत बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ तीनों सेनाओं का जो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा वो किस तरीके से इसको लेकर होगा, ताकि कब कहां पर कैसे इसका कौन इस्तेमाल कर सकता है साझा तौर पर। कर्नल साहब जी, इसकी जो तैनाती वेस्टर्न थिएटर में की है वो जो अंबाला में है, जिससे ये कवर करेगा LOC और ईस्टर्न लद्दाख को जी के जो LAC है। अगर आप देखें जी, ये ओमनी रोल है, ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है और मल्टी रोल है। अगर हम वायुसेना की बात करें जी तो वायुसेना का एयर डोमिनेंस है, डॉग फाइट, इसका जो वायु जो जंग है जो उसके लिए ये बहुत बड़ा सक्षम है। कम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए बड़ा सक्षम है, और ये 9 से 10 घंटा ये एंडोरेंस रखता है, और जब भी जाता है रैकी रोल में तो ये पूरे विजुअल 9 से 10 घंटे तक ये अपने साथ में रख सकता है, स्टोरेज कर सकता है। इसका जो नेवल के बारे में बात करें, ब्लू वाटर बैटल के लिए जी इस एयरक्राफ्ट को हम नेवल फोर्सेस के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को ये बहुत बड़ा एसेट है, और वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑप्स में बड़ा इफेक्टिव है। तीसरी बात मैं जो करूँ थल सेना की,
थल सेना को जो एयर सपोर्ट होती है वो जी। वायुसेना से होती है। जो इसके अंदर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर जो पर्टिकुलरली थल सेना को जो सपोर्ट करता है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर, इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं, लेजर गाइडेड बम्स हैं, वो बहुत ही इकट्ठे इफेक्टिव हैं और प्रचंड प्रहार दुश्मन पे करती हैं और जो बंकर हैं उनको भ्रष्ट करती हैं। ये इसकी एक अद्भुत शक्ति है। तीनों सेनाओं को ये सपोर्ट करता है, इफेक्टिव मेंटेनेंस है इसकी, और ही डिलीवरी सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ये डिलीवर करता है। तो जी। ये अपने आप में एक अद्भुत जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शक्ति का प्रदर्शन है। महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ बताई। एक आखिरी सवाल करना साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मौजूदा स्थिति में जो राफेल 5 पहुंचने वाले हैं, क्योंकि भारतीय स्पेस में वो दाखिल हो चुके हैं, और उसके बाद जो 36 राफेल की डील थी जिसमें 6 प्रशिक्षण के काम होंगे, 30 का इस्तेमाल सेना करेगी, उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो धीरे धीरे वो पूरी खेप भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर फिर सवाल ये उठता है कि जो एक तरीके से एक इक्विपमेंट बढ़ाना, सेना की ताकत को बढ़ाना एक पहलू होता है, हमारी तैयारी या किसी देश की तैयारी होती है, और साथ में हमें सामरिक दृष्टिकोण से अलग हटकर बहुत सारी और चीज़ें मानवता के आधार पर, चूंकि भारत की हम बात करें और हम भारतवासी हैं तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उन चीज़ों को भी हमें सहेजना होता है। इन तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें तो इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, राफेल आ चुका या फिर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, उसकी तस्वीर भी हम देखेंगे, कई और तरह की मिसाइलें आने वाली हैं या फिर उनकी डील चल रही है। ये सब कुछ अगर समेट दिया जाए तो वहाँ पर फिर हमारी जो सेना है सामरिक लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से पूरे विश्व में किस दिशा में और किस स्थान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी एक लड़ाई लगातार चलती रहती है। एक तरफ अमेरिका है, भले वो हमारे साथ आज है, लेकिन कई बार वो भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा चुका। जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो उसने बड़ी आंखें तरी रही थी, लेकिन आज परिस्थितियां उसके खिलाफ जा रही हैं तो हमारे साथ खड़ा दिख रहा है। तो भारत के लिहाज से भविष्य की तैयारी आज राफेल और कल को और बहुत सारे इक्विपमेंट। जी, वॉर के अंदर इक्विपमेंट, प्रोफाइल जी और वेपन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो रोल है जी मैन बिहाइंड द मशीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था ये जो मैंने अभी बताया आपको, बालाकोट के अंदर जी हमारे पास जो भी इक्विपमेंट था, हमारे जांबाज पायलट अपना सर्वश्रेष्ठ लगाकर उन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया और दुश्मन बिल्कुल। के दांत खट्टे किए और दुश्मन के सुपीरियर इक्विपमेंट को खत्म किया। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, हमारा देश का एक इतिहास रहा है, चाहे वो 47, 48 हो, 62, 65, 71 और कारगिल हो। जी जब भी हमारे देश के अंदर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और जो हमारा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा देश की शक्ति है। आर्मी जो वॉर लड़ती है, उसके अलावा देश का प्रत्येक नागरिक का बहुत बड़ा योगदान होता है वॉर लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, तो भारत की ताकत ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको equipment जो हमारे पास आया है, जो लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। अतुल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं। महा कवरेज लगातार जारी है। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं,
पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा, और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है इस दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। सुंदर। तो उसी भाव की चर्चा आज हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। परफेक्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता। तो उस नाते से आप देखेंगे कि आज जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। राफेल के आने में बस थोड़ा सा इंतजार। दुबई से रवाना हो चुके हैं 5 राफेल। अंबाला में होनी है लैंडिंग, लोगों में है उत्साह। राफेल की लैंडिंग से पहले किले में तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस। धारा 144 लागू, प्रशासन ने कराई घरों की छतों पर ना चढ़ने की मुनादी, जमीन से आसमान तक पहरेदारी। राफेल देखने के लिए बेचैन है अंबाला के लोग, जगह जगह स्वागत की तैयारी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से हवन का आयोजन। विज बोले कोरोना न होता तो शहर में होता भव्य स्वागत। तो आज का दिन हर एक भारतीय के लिए गौरवशाली। बड़ी खबर आपको बताएं कि दुश्मनों का काल ये राफेल इंडियन एयरस्पेस में एंटर कर चुका है। आपको ये बड़ी जानकारी दे, भारत एरोस्पेस में पहुंचा राफेल विमान। ये 5 विमान अंबाला एयरबेस में लैंड करेंगे और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी। लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि इंतजार की घड़ियां जो हैं वो समाप्त होते हुए इंडियन एयरस्पेस में ये एंटर हो चुके हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.एस. भदौरिया इसका स्वागत करेंगे। इस दौरान मार्शल बी.एस. धनोआ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो समझिए भारत के लिए दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको ये बताएं कि जिस अंबाला एयरबेस में जहां पर इसकी लैंडिंग होनी है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडियन एरोस्पेस में पहुंचा राफेल विमान, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से, और हर एक जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में दर्ज हो जाएंगी। भारत की जब सैन्य ताकत की बात आएगी तो आज का दिन लिया जाएगा, आज का दिन याद रखा जाएगा जब दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज शामिल हो जाएंगे। देखिए आकाश का ये गब्बर के शहर में, क्योंकि अंबाला में इसकी लैंडिंग होनी है। Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings.
Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting. Over. Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. तो भारतीय एयर स्पेस में वेलकम कर लिया गया है, वेलकम राफेल। और बस कुछ देर बाद जब अंबाला में इसकी लैंडिंग होगी तब भी आपको बताएं भरपूर तैयारी वहां पर, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल से जिसकी पालना हर किसी को, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं सिक्रेसी, और इसकी वजह से वहां पर मुनादी की गई है कोई भी व्यक्ति अपने छत पर नहीं जा सकता। इसके अलावा फोटोग्राफी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नो जोन एरिया भी उसे बना दिया गया है। धारा 144 पूरी तरीके से लागू। लेकिन ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महज तस्वीरें नहीं है, ये भारतीय वायुसेना की ताकत को दर्शाती हुई तस्वीरें हैं, जिससे दुश्मन थर थर कांपने लगेंगे। भारत एयर स्पेस में पहुंच चुका है राफेल विमान। पहली तस्वीर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, स्वागत हो चुका है और बस कुछ मिनटों का इंतजार जब अंबाला एयरबेस में इसकी लैंडिंग होगी। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं इसकी क्षमता के बारे में, और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस वक्त जब लगातार जो अलग अलग मुल्क हैं, लगातार जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो हिमाकत कर रहे हैं और उनको सबक सिखाने के लिए ये राफेल विमान जो कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेगा अंबाला एयरबेस में। बस कुछ मिनटों का इंतजार और उसके बाद अंबाला में इसका स्वागत होगा। हालांकि इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक दिन है और इसको लेकर लोग भी काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं। हमने आपको तमाम रिएक्शंस भी सुनवाए। जो आम जनता है वो इसको लेकर कितनी उत्साहित, और दरअसल ये चीज़ ये बताती है कि हर एक भारतीय को कितना ज़्यादा जुनून है, कितना ज़्यादा वो उत्साहित है इस पल के लिए जब हमारी सैन्य क्षमता, जब हमारी ताकत जो है वो बढ़ रही है। यूँ तो अगर भारत की बात कर ली जाए तो चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, अगर कोई भी एक सेना जिसकी ताकत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है और पूरे देश की ताकत बढ़ती है। इस वजह से बार बार ये बात कही जा रही है कि भारत की ताकत जो है वो दोगुनी इस राफेल विमान के आने से हो गई। और आप अंदाजा लगाइए कि महज 5 राफेल विमान हैं। जब पूरे 36 आ जाएंगे, हालांकि इससे पहले एक विमान आ चुका है, लेकिन जब पूरे 36 आ जाएंगे तब भारत की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर भारत हर किसी को जवाब देने में, हालांकि अभी भी हमारे जो सैनिक हैं, अभी भी जो हमारी सेना है वो इतना मादा रखती है कि हर किसी को जवाब दे सके, लेकिन जब आधुनिक हथियारों से हम लैस हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं भारत की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अंबाला एयरबेस पर इसकी लैंडिंग और ये सामरिक रणनीतिक तौर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताएं कि चीन और पाकिस्तान की जब बात होती है तब रणनीतिक तौर पर अंबाला एयरबेस यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और इस वजह से इसे चुना गया है। हालांकि सुबह में जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ उसके बाद प्लान भी तैयार था कि जोधपुर में इसकी लैंडिंग होगी, लेकिन देखिए ऊपर वाला भी किस तरीके से मेहरबान है कि वहाँ पर मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ है, यानी कि तकनीकी तौर पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब से चंद मिनटों के बाद इस राफेल विमान की लैंडिंग होगी अंबाला एयरबेस पे। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. दरअसल आप जो पीछे से आवाज़ सुन रहे हैं, दरअसल वहाँ पर ये वेलकम है, क्योंकि भारतीय एयर स्पेस में एंट्री हो चुकी है और ऐसे में जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ पर पूरी होती हुई बस चंद मिनटों का इंतजार है और उसके बाद अंबाला में इसकी लैंडिंग होगी। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात है पूरे अंबाला वासियों के लिए और इस वजह से हमने देखा कि किस तरीके से उत्सुक वो लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन दीदार के लिए आपको इंतजार करना होगा, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जब इसका इंडक्शन होगा उसको लेकर भी अभी देखना होगा कि किस तरीके से तैयारी जो है वो की जाती है। लेकिन फिलहाल आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाला, क्योंकि 5 लड़ाकू विमान अब से चंद मिनटों के बाद अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेंगे, इनका इंडक्शन होगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि देखिए अंबाला एयरबेस का चयन करना ये एक संदेश
अलग अलग मुल्कों को इस रूप में, खासतौर पर पड़ोसी मुल्कों को इस रूप में, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से इसकी नज़दीकी है। चीन और पाकिस्तान से अगर हम भौगोलिक रूप में बात करें तो बहुत ज़्यादा पास में है, और इस वजह से ये जो है फैसला वो लिया गया है। देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार करता हुआ, हालांकि हिंदुस्तान के एयर स्पेस में ये राफेल दाखिल हो चुका है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षण हर किसी भारतीय के लिए। इस वक्त हमारे साथ क्योंकि खास मेहमान भी मौजूद हैं, सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि इसकी क्षमता किस प्रकार से है और आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरीके से आगे बढ़ती हुई। इस बीच हमारे साथ कर्नल यूसी राठौड़ भी मौजूद हैं, कर्नल संतपाल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कर्नल संतपाल आपका। कर्नल यूएस आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। कर्नल यूएस राठौड़, मैं तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए लंबा इंतज़ार हम किसी ने किया, हम लोगों सब ने किया, लेकिन वो इंतज़ार आखिरकार खत्म होता हुआ, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस पर दाखिल हो चुका है, मौजूद एंट्री हो चुकी है राफेल की, और कुछ मिनटों का इंतज़ार, और उसके बाद अम्बाला एयरबेस पर ये लैंडिंग होगी। आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इसे? देखिए बहुत लंबा इंतजार है, और मैं तो ये कहूँगा करीब 20 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स भी नया फाइटर जेट मिल रहा है। तो ये बहुत लंबा इंतजार किया है हमने, और जब से ये फ्रांस के एयरबेस से उड़ा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक उसने हॉल्ट लिया, तब से सभी लोग इसको बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि राफेल कब आएगा, राफेल कब आएगा। तो ये एक बहुत गौरवान्वित करने वाला लम्हा है हमारे लिए। और मैं ये बता दूं कि अम्बाला एक बहुत पुराना एयरफोर्स स्टेशन है, जिसका इतिहास तकरीबन 100 साल पुराना है। 1919 में इसकी नींव रखी गई थी। अम्बाला से हमारे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह भी संबद्ध रहे हैं, हमारे सुब्रतो मुखर्जी जो थे वो भी वहाँ संबद्ध रहे थे। बहुत ही पुराना और बहुत मशहूर एयरफोर्स बेस है, जिसमें गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में अब राफेल की शामिल होगा। और ये वाकई हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आम आदमी के दिल में जो हिंदुस्तान की फौज के लिए जो इज्जत है और उत्सुकता है, वो देखने काबिल है आज। कर्नल यूएस राठौड़, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से अम्बाला एयरबेस जिसका चयन किया गया है वो भी बहुत लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम सामरिक और रणनीतिक तौर पर देखते हैं तो चीन और पाकिस्तान से क्योंकि बहुत नज़दीक भी है, और ऐसे में किसी भी स्थिति में इस जगह से हम कुछ भी फैसला जो है वो ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में इस जगह का चयन करते हुए भी भारत ने एक सख्त संदेश दिया है, खासतौर पर इन दोनों मुल्कों को। देखिए राफेल के जो गुण हैं और राफेल की जो कार्य क्षमता है, उसको देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर 2 जगहों का चयन हुआ है, एक अम्बाला का और दूसरा हाशीमारा का बंगाल में, तो ताकि वो ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर को बराबरी से देखा जा सके। वैसे एयरफोर्स के लिए अपनी जगह बदलना बहुत आसान कार्य होता है, इतना मुश्किल काम उनके लिए नहीं होता है, लेकिन चूंकि अभी सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन बन रहा है, तो अम्बाला इसलिए ज़रूरी है कि पूरा पाकिस्तान और जो आज के हालात हैं लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ, उनको देखते हुए अम्बाला पहले तो चयन हो चुका था इस जगह का, लेकिन जो चयन हुआ था उस आज के हालात में बिल्कुल सही जगह है। मैं ये भी बताना चाहूँगा अम्बाला इतना भी दूर नहीं है। 65 और 71 की लड़ाइयों में दोनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अम्बाला पे बम गिराए। वो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन काफ़ी मशहूर है और हर लड़ाई में ये हिस्सा बना है। जी, मैं चाहूँगी कर्नल संतपाल को भी हम इस चर्चा में शामिल करें, अगर वो हमारे साथ मौजूद है तो। कर्नल संतपाल जी,
जी कर्नल सतपाल, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो ताकत है वो बढ़ेगी, लेकिन एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई, जिस तरीके से मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह ने जिक्र किया था कि मनोबल के तौर पर अगर भी हम इसे देखें तो मनोबल भी बहुत ज़्यादा इसे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए, क्योंकि भले ही हथियार का इस्तेमाल नहीं करे लेकिन उसका होना ही काफ़ी है मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप तो इसका हिस्सा रहे हैं, आपने कई ऑपरेशंस भी किए होंगे, कई में सम्मिलित रहे होंगे। आप मनोबल के तौर पर अगर बात कर ली जाए तो आप इसे किस तरीके से देख पाते हैं कर्नल सतपाल? जी, जब भी सुपीरियर इक्विपमेंट आपके पास होता है तो ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जांबाज पायलट जिन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं बालाकोट में, जबकि उनके पास मिक्स सीरीज थी और सुपीरियर इक्विपमेंट F-16 में था, राफेल आने के बाद हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज LOC और LOC पे बहुत ही क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि इस इक्विपमेंट के अंदर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स हैं, 9 से 10 घंटे तक ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैमर है और रडार को जो है वार्निंग सिग्नल के भी ये रिसीव करते हैं। तो इक्विपमेंट जिसकी की विशेषता है जो कि डेवलप जनरेशन का है, बेशक से ये 4.5 है। चलिए ठीक है, तो इक्विपमेंट के होने से भी बहुत ज्यादा जो मनोबल है वो बढ़ता है। इस बीच इस चर्चा में मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह को भी एक बार फिर से शामिल करना चाहूंगी। अतुल जी, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस में तो एंटर हो चुका है राफेल, अब और कितना वक्त लगेगा अंबाला एयरबेस से पहुंचने में, लैंडिंग होने में? हालांकि अब जिस तरीके से मौसम भी साफ है अभी तक, और वेलकम किया जा चुका है, और आईएनएस कोलकाता ने जो वेलकम किया वहां पर कहा गया कि सिंध में आपका स्वागत है और हैप्पी लैंडिंग। और आसमान में भारत की एक और बड़ी जो ताकत है, मालवाहक हमारा जो विमान न सिर्फ उसने स्वागत किया राफेल, बल्कि एस्कॉर्ट करके वो लेकर भी पहुंचा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और कुछ मिनट अब बाकी रह गए हैं जब अंबाला एयरबेस पर राफेल पहुंच जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आप देखिए, दोनों ही पूर्व सैनिक अधिकारी जो हमारे साथ हैं, उन लोगों की खुशी से मैं महसूस कर रहा हूँ। उनके जब वो सेना में थे, जब उसका वो हिस्सा थे, तब भी उनके मनोबल में कोई कमी नहीं थी, और आज उनका मनोबल वो सेवा में नहीं है फिर भी कितना बढ़ता दिख रहा है। वो चाहे राठौर साहब की बात कर ले या फिर सतपाल की बात कर ले, और ऐसे तमाम वो सैनिक हैं जो पूर्व सैनिक के तौर पर मतलब सेवा दे चुके हैं, अब वो पूर्व सैनिक हैं, उनको आज कितनी खुशी मिल रही है। और हर एक व्यक्ति जब भी हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, तमाम रिटायर्ड अधिकारी, वो बार बार बालाकोट का जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभिनंदन की कमी नहीं, हमारे पास मिग से भी अभिनंदन ने टारगेट करके और जो एडवांस एक वर्जन है जो कि पाकिस्तान के पास था F-16, उसको धराशायी कर दिया। तो हमारी कुशल क्षमता में कोई कमी नहीं है, हमारे मनोबल में कोई कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट की जरूर थोड़ी सी कमी हो सकती थी। सरकारों ने प्रयास किए, कई तरह की उसमें चीजें आती जाती रहती हैं, अलग बात है, लेकिन आज गर्व का क्षण है। और राफेल धरती पर जब भारत की पहुंचने वाला है, एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, तो ये खुशी इन तमाम अधिकारियों के चेहरे पर भी और इनके शब्दों में भी दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ सेना से जुड़े लोग नहीं, बल्कि हर एक भारतवासी के लिए अगर हम देखें तो बहुत गौरव का पल होगा, क्योंकि कई बार जब सरहद पर हमारे सैनिक लड़ते हैं, आसमान से हमारे जो वायुवीर हैं वो प्रहार करते हैं, तो फिर उनके पास वो ताकत होनी चाहिए। ये वो धरती है, वो देश है, और इसके वो इतिहास को भी हम याद रखें कि जब पूर्व प्रधानमंत्री ने अपील कर दी कि भाई आपको कितना भोजन करना है, एक बार आपको दिन में भोजन करना है और उसके बाद आपको क्या योगदान देना है, तो भारत के लोगों ने वो भी करके दिखाया था। हमारे सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में, वो चाहे करगिल हो, 62 हो, उन तमाम जगहों पर देखिए किस तरीके से अपने शौर्य का परचम लहराया था। लेकिन कमियां जरूर थी, उस कमी को दूर करने के लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी, और वो फिलहाल दिखाई दी, उसका नतीजा है।
दोनों ही जो हमारे मेहमान हैं उस बात से सहमत भी होंगे। और देखिए आज वो स्थिति है, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि राफेल जब भारत के पास है, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल लिया था कि जरूरी नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल हो, और भारत कभी चाहता भी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री और भारत का हर एक शख्स यही कहता है कि हम शांति प्रिय हैं, हमें आप उकसाइए मत, और उकसाएंगे तो भी हम अपने सीमाओं का ख्याल रखेंगे, हम अपनी मर्यादाओं का, संस्कार का ख्याल रखेंगे, लेकिन हद से पार जाएंगे तो आपको जवाब देना आता है। अब जब राफेल हमारे पास है तो स्थिति को आप समझिए, जब आसमान में बाज अपने पंख फैलाता है तो वहां पर जो उसका शिकार होता है ना, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है मैं आपको समझाता हूं, और दोनों मेहमान भी सहमत होंगे। वहां पर शिकार अगर भांप भी लेता है कि हम मेरे अब टारगेट पर मैं आ चुका हूं, तो या तो वो स्थिर रहकर अपने आप को वहीं पर बचाने की कोशिश करता है या फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों स्थितियों में बाज से वो बच नहीं पाता है। जब राफेल हमारे पास है तो वो स्थिति वही होगी शिकार की, और इसका उदाहरण कर्नल सतपाल ने पहले भी दिया था, राठौर साहब भी है, कि राफेल का इसके पहले चाहे सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इन जगहों पर जब इस्तेमाल किया गया तो यही इसकी ताकत है कि बड़ा अचूक है, और जब टारगेट को पकड़ लेता है और टारगेट पर फिर जब ये प्रहार करता है तो वो चाहे मूविंग टारगेट हो या फिर कहीं स्थिर कोई छिपा हो, जैसा मैंने उदाहरण दिया, उसका हश्र क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राठौर साहब सही कह रहा हूं मैं, और आज इसी वजह से सेना भी बहुत गौरवान्वित है, अपने आप में ताकत और ज्यादा महसूस करती हुई, और सबसे ज्यादा देशवासियों को भी, पूर्व सैनिकों को भी इसकी खुशी है। राठौर साहब देखिए, भारत का आम नागरिक जो है जी, वो देश की सुरक्षा के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जागरूक है। देश की सुरक्षा पे कोई भी आंच आता है तो सच मानिए सबसे ज्यादा दर्द भारत के आम नागरिक को होता है। इतना ज्यादा स्टेक है उसका कि राफेल जो आया है, हर आदमी के दिल में ऐसे लग रहा है जैसे उसने कोई अच्छी उम्दा तरीके की खुद के लिए कार खरीदी है। तो वो हमारा उत्साह है और वो हमारी इसके साथ आशाएं जुड़ी हुई हैं कि भारत की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठा के देखे तो हमारी आशाएं हैं राफेल से कि आप डट के मुकाबला करें और सही जवाब दें। तो भारतीय जनमानस में एक हमेशा आशा की और उत्साह की किरण दौड़ जाती है जब भी भारत की सेनाएं कोई अच्छा काम करती हैं। ये दोनों जुड़े हुए हैं, भारत का आम नागरिक और भारतीय सेनाएं जुड़ी हुई हैं। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आम लोगों में जिस तरीके से रिएक्शंस निकलकर सामने आए, जो कि हम सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हर एक भारतीय इस वक्त कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं चाहूँगी कर्नल सतपाल से भी इस पर एक रिएक्शन ले लें कि वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर आम जनमानस जो इस वक्त इतना ज़्यादा उत्साहित है। कर्नल सतपाल जी, मैं चाहूँगी कि आप जी, एयरक्राफ्ट एक गेम चेंजर है और ये बहुत ही प्रभावी प्रचंड प्रहार के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करेगा और देश को एक शक्ति दे रहा है। वायु शक्ति नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति हमारे देश को और हमारी सैनिक शक्ति दे रहा है, जो कि एशिया और वर्ल्ड के अंदर हमारी एयरफोर्स को और डिफेंस फोर्सेस को मजबूती दे रहा है, क्योंकि इसमें तीनों सेनाओं के लिए कैपेबिलिटीज हैं, जॉइंट इंटीग्रेशन ऑप्स के लिए और सपोर्ट करने के लिए। नेवी के रोल में भी इसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स एयरफोर्स का डॉग फाइट, कम्बैट एयर पेट्रोल और इफेक्टिव डोमिनेशन, और थल सेना के लिए जो स्पोर्टिंग ऑप्स है, अपने प्रचंड पहाड़ से, लेजर बम से और हैमर मिसाइल के द्वारा
माउंटेन वारफेयर में, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में ये एक बहुत ही विश्वसनीय, अचूक और अभेद वेपन सिस्टम है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदर्शन है हमारी सेनाओं की और देश की। जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लम्हा। कर्नल यूएस राठौर, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी हम 5 राफेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आने वाले दिनों में जो डील हुई थी 36 राफेल विमान, जब वो तमाम विमान आ जाएंगे, जब वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे, तब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जब भारतीय वायुसेना की क्षमता और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ताकत और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी? देखिए प्रिया, इसको इस तरीके से मैं देखता हूँ कि भारतीय वायुसेना अपने मॉडर्नाइजेशन के कगार पे है, आज मुहाने पे खड़ी है। आज हमारे पास स्क्वाड्रन्स की कमी है और ये 2 राफेल जो 2022 तक आएंगे, उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि हम MiG-29 का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हम Su-30 का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हम कुछ नए तेजस विमान खरीदने की सोच रहे हैं, और साथ में ये भी एक बात चल रही है कि क्या ही अच्छा होता अगर भारत के पास 2 स्क्वाड्रन राफेल के और होते। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो मैं ये पाता हूँ कि भारतीय वायुसेना 2-3 साल में काफ़ी भाग्यशाली रही है। उन्हें हरक्यूलिस मिला, उन्हें ग्लोब मास्टर मिला, उन्हें चिनूक मिले, उन्हें अपाचे मिले। मैं कोई ईर्ष्यावर्ष ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक उम्मीद की किरण भविष्य में दिख रही है कि भारतीय वायुसेना की सुध लेने के लिए कोई तो हुआ, नहीं तो हमने बहुत ही खराब दिन देखे हैं। तो ये जैसे MiG-29 वगैरह फेज आउट होंगे और नए विमान आएंगे तो भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हो। इसी बात में ऐड ऑन करते हुए मैं अतुल जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से जिक्र किया कर्नल यूएस राठौर ने कि हमने वो वक्त भी देखे हैं जहाँ पर किस तरीके से कमी देखने को मिली, लेकिन अब उम्मीद की रोशनी जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे में ज़रूरी भी यही है कि इसे हम एक लक्ष्य के तौर पर ना देखें, एक प्रक्रिया के तौर पर देखें और आने वाले दिनों में भी इस दिशा में हम आगे बढ़ें। अतुल जी। बिल्कुल सही बात है प्रिया, और जैसा यहाँ पर आप देखिए कि राठौर साहब कहें, कर्नल सतपाल कहें, और बहुत दुख होता है हमारे उन सैनिकों को, हम तमाम अफसरान को हम जब सुनते हैं, उनकी ज़ुबानी हम जब ये बात सुनते हैं कि उनका मनोबल तो बहुत ऊंचा था, उन्होंने सर्वस्व निछावर किया सेवा में रहते हुए, और अभी भी उनको मौका मिले तो वो तैयार हैं, लेकिन उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई थी। ये भी विडंबना रही देश की। अब यहाँ पर वो राजनीतिक पहलू आ जाएगा, उस पर हम न जाएं तो बेहतर है। राफेल को लेकर बड़ी राजनीति हो चुकी है और उसका जवाब क्या मिला था और किसको जवाब मिला था, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी। लेकिन अब जब उम्मीद की किरण दिख रही है तो देखिए यहाँ पर जब ये कहा गया कि ये गेम चेंजर है, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ गेम चेंजर नहीं बल्कि ये गेम प्लानर भी है, क्योंकि राफेल जब उड़ान भरता है तो वो ऐसी कई चीज़ों की प्लानिंग को पकड़ लेता है और फिर उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये गेम चेंजर भी है, गेम प्लानर भी है, क्योंकि ये आसमान का सिकंदर है। अब यहाँ पर वो ताकत मिलेगी और इसी बात का जिक्र यहाँ पर मेहमान भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण दिखी है, उम्मीद की किरण दिखनी भी चाहिए, क्योंकि अभी राफेल की पूरी खेप आनी बाकी है, जिसका आपने जिक्र किया। तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा वो बताया हमारे साथ मौजूद मेहमानों ने। उसके अलावा कई रक्षा सौदे और भी किए जा रहे हैं या फिर वो डील फाइनल हो चुकी हैं, उनको भी बहुत जल्द हम धरातल पर देखेंगे। वो चाहे S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो अपने आप में बड़ी ताकतवर है और देखिए कि उसका सही समय पर डिलीवरी हो जाए, उसको लेकर भी सहमति मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर हमारी तीनों सेनाएं और हमारा जो सरहद हमारी जो है, वहाँ पर सेनाओं के जरिए हम कितने अपने आप को मजबूत कर पाएँ। और देश की जो भावना रहती है कई बार कि जब भी अगर कोई ऐसा मौका आए तो हमारी सेना के पास कभी कोई कमी ना रहे, इसके लिए हर एक आदमी जो कि देश के किसी भी कोने का वासी हो, हिंदुस्तानी है, वो तैयार रहता है। वो कतई नहीं चाहता कि हमारे सैनिकों के पास, हमारी सेना के पास कोई कमी रहे। वो कमी रही, वो अब बीत चुका है। हम वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे और भविष्य के लिहाज से देखिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर देखिए कि एक तरफ इक्विपमेंट्स की लड़ाई ही चल रही थी और कई ऐसे देश, और खासतौर से हमारा एक मित्र देश हुआ करता था, हिंदी चीनी भाई भाई की बात होती थी, भविष्य में भी हो सकती है, उसने
किस तरीके से इस वक्त कृत्य किया है, पूरी दुनिया परेशान है, वो खुद भी परेशान है, लेकिन उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं है, वो चालबाजी अभी भी करता है, जमीन की भूख उसकी जाती नहीं है। तो उन तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए और तय समय में, सही समय में सटीक जवाब देने के लिए हमें इन संसाधनों की जरूरत थी और वो आज हो रहा है, इसलिए गौरव का पल है। और वो खुशी का भाव में गौरव का ये क्षण है, क्योंकि ना केवल एक गेम चेंजर है, गेम प्लानर है, बल्कि आसमान का सिकंदर भी है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा, और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन, जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में